जय हिंद दोस्तों। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम थर्मोडायनेमिक्स का कंप्लीट रिवीजन करेंगे और इसके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। और इस चैप्टर को मैं पूरा विस्तार से आपको पढ़ा रहा हूँ, आप टेंशन ना लें, ठीक है। सारी चीज़ें हम बेसिक सारी चीज़ें कवर कर लेंगे और आपके जेट ICR BHU नीट तक के सारे क्वेश्चन यहीं से सॉल्व हो जाएंगे। जेई के लिए आप इसे रिवीजन क्लास मान सकते हो, बाकी जेट ICR BHU नीट के लिए ये आपके लॉन्ग ईयर के नोट्स भी आप मान सकते हो। इसका मैंने काफ़ी अच्छा कंटेंट तैयार किया है, ठीक है। तो देखिए, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट है ब्रह्मांड का प्रयोग वाला भाग तंत्र शेष परिवेश कहलाता है। यानी ब्रह्मांड का वह भाग जिसके लिए मनुष्य यूज में लेता है वह तो आपका क्या कहलाता है, सिस्टम कहलाता है, और बाकी का आपका सराउंडिंग परिवेश कहलाता है, ठीक है। खुले तंत्र में ऊर्जा व द्रव्य दोनों का आदान प्रदान होता है। यानी पदार्थ का भी और एनर्जी का भी आदान प्रदान होता है खुले तंत्र में, जबकि आपका बंद तंत्र होता है केवल उसमें एनर्जी यानी ऊष्मा का ही आदान प्रदान होता है, जो आपका पदार्थ है उसका आदान प्रदान नहीं होता है। जबकि जो विल्की तंत्र होता है उसमें ना तो आपके पदार्थ का आदान प्रदान होगा और ना ही आपके ऊर्जा या ऊष्मा का आदान प्रदान होगा। जैसे थर्मस होती है तो चाय, गर्म चाय उसमें डाली जाती है, 2-3 घंटे बाद तक भी वह चाय गर्म की गर्म ही रहती है। तो वह आपका विल्की सिस्टम, ना तो उसमें से चाय बाहर निकली है और ना ही चाय ठंडी हुई है, यानी ना ही उसकी एनर्जी जो हीट है ऊष्मा है वो बाहर निकली है, ठीक है। जैसे आगे है समतापी प्रक्रम में ताप, समायतनी प्रक्रम में आयतन, समदाबी प्रक्रम में दाब और रुद्धोष्म प्रक्रम में क्या, ऊष्मा स्थिर रहती है। अर्थात डेल्टा टी, डेल्टा वी, डेल्टा पी, डेल्टा क्यू बराबर 0 होते हैं। डेल्टा टी किस में होगा, समतापी प्रक्रम में। समायतनी प्रक्रम में क्या होगा, डेल्टा वी होगा। समदाबी प्रक्रम में क्या होगा, डेल्टा पी होगा। और रुद्धोष्म में क्या होगा, डेल्टा क्यू क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। सम का मतलब है समान, तापी का मतलब ताप, टेम्परेचर समान होगा, समायतनी मतलब आयतन समान होगा, पहले भी और बाद में भी, ठीक है। आगे बात करते हैं अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में परिवर्तन अधिक होता है, बाहें दाब स्थिर रहता है। अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में परिवर्तन ज़्यादा होता है और बाह्य दाब स्थिर रहता है। उत्क्रमणीय प्रक्रम में कुछ चीज़ें वैसी की वैसी रह जाती है या उसी कंडीशन में वापस आ जाती है। आगे है उत्क्रमणीय प्रक्रम में अनंत पद होते हैं, इस कारण परिवर्तन बहुत कम होता है। उत्क्रमणीय प्रक्रम का आपको रीजन पता चल गया। उत्क्रमणीय प्रक्रम में परिवर्तन है वो बहुत कम क्यों होता है, क्योंकि ये उत्क्रमणीय प्रक्रम बहुत से पदों में संपन्न होता है और उत्क्रमणीय प्रक्रम में अभिकारक से उत्पाद, उत्पाद से अभिकारक बनते रहते हैं, जबकि अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में अभिकारक से उत्पाद ही बनता है। यह NCERT बेस्ड तैयार किया हुआ लेसन है पूरा। आगे है चक्रीय प्रक्रम में अंतिम व प्रारंभिक बिंदु समान होते हैं। आप किसी भी राउंड शेप में यहाँ से शुरू होके ऐसे राउंड निकाल के यहाँ पर आकर पहुँचे, तो स्टार्ट भी यहीं से हुए थे और आपने एंड भी यहीं पर किया, तो इसका प्रथम बिंदु और जो लास्ट फाइनल पॉइंट है, इनिशियल और जो फाइनल पॉइंट है वो क्या होता है, सेम होता है। किसमें, साइक्लिक प्रक्रम में, ठीक है। अगर आप साइक्लिक प्रक्रम में अगर आप क्लॉकवाइज जाते हो, क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी की दिशा में, या आपकी घड़ी है इसकी दिशा में, अगर आप इस दिशा में अगर कन्वर्ट करते हो, इस तरह से आप गति करते हो इस तरह से, तो आपका जो वर्क है वो नेगेटिव होगा। और अगर आप एंटी क्लॉकवाइज अगर इस दिशा में अगर आप गति करते हो तो आपका जो वर्क है वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। आगे है वास्तविक रूप से कोई भी विल्की तंत्र नहीं होता है। वास्तविक रूप से कोई भी विल्की तंत्र नहीं होता है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैं आपसे बात कर रहा था कि जो थर्मस होता है वो विल्कित सिस्टम की तरह कार्य करता है, लेकिन विल्कित सिस्टम की तरह कार्य उसका भी एक टाइम पीरियड होता है, 10 घंटे तक, 8 घंटे तक, तब विल्कित सिस्टम की तरह कार्य करता है। 2-3 दिन बाद क्या वही जो आपने डाला था क्या वैसा का वैसा पदार्थ रहेगा उसमें, नहीं। तो कोई भी सिस्टम है वो विल्कित सिस्टम नहीं होता है। 100% अभी तक विल्कित सिस्टम नहीं बन पाया है, ठीक है। पादप खुले निकाय का उदाहरण है। पादप हैं वो कैसे हैं, खुले निकाय का उदाहरण है, क्योंकि इसमें पादपों के द्वारा ऊष्मा और पदार्थ दोनों का आदान प्रदान किया जाता है।
आगे है दो चीज़ें आपके पास, एक तो स्टेट वेरिएबल और एक है स्टेट फंक्शन। आप हिंदी वर्ड पे ना जाएं, आप इंग्लिश वर्ड को याद रखेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। यहाँ पर अवस्था परिवर्तन स्टेट वेरिएबल, अवस्था फलन स्टेट फंक्शन। तो देखिए, जो निकाय की अवस्था को परिभाषित करते हैं अवस्था वेरिएबल कहलाते हैं। जो निकाय की अवस्था को दाब, आयतन और ताप, क्या दाब, आयतन और ताप, वे जो निकाय की प्रारंभिक व अंतिम अवस्था को निर्भर अवस्था पर ही निर्भर करते हैं, पथ पर निर्भर नहीं करते हैं। स्थितिज ऊर्जा, एंथैल्पी, गिब्स मुक्त ऊर्जा, आंतरिक ऊर्जा, यानी जितनी भी एनर्जी है वो सारी की सारी स्टेट फंक्शन होती है। क्या, जितनी भी एनर्जी वो सारी की सारी क्या होती है, स्टेट फंक्शन होती है। ताप, दाब, आयतन क्या है, स्टेट वेरिएबल। क्या है, स्टेट वेरिएबल, जो अवस्था पर निर्भर करते हैं। जैसे आयतन की अगर मैं बात करूँ, अवस्था पर निर्भर कैसे करता है आयतन, कोई भी आपके पास कंपाउंड है, अगर वो ठोस अवस्था में हो तो उसका आयतन कम होगा, लिक्विड अवस्था में होगा तो उसका आयतन, ठोस अवस्था में तो आयतन इतना सा है, ये लो बिंदुओं के रूप में है। जैसे ही वो द्रव अवस्था में होगा बहुत दूर दूर हो जाएंगे उसके कण, और जैसे ही गैसीय अवस्था में होगा और ज़्यादा दूर दूर हो जाएंगे। तो गैसीय अवस्था में आयतन ज़्यादा है, यानी अवस्था पे डिपेंड कर रहा है। वही कंपाउंड है, गैसीय अवस्था में ज़्यादा हो गया, लिक्विड अवस्था में उससे कम हो गया और ठोस अवस्था में बिल्कुल ही कम हो गया। दाब, ताप भी सेम वैसे ही है। ठीक है, आगे बात करते हैं तंत्र के गुणधर्म। जो आपका सिस्टम है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है मात्रा आश्रित और एक होता है मात्रा स्वतंत्र। मात्रा आश्रित जो द्रव्य की मात्रा पर निर्भर करते हैं, मात्रा स्वतंत्र जो पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करते हैं। जैसे घनत्व है, 1 किलोग्राम वाटर का घनत्व भी वही होगा, 10 किलोग्राम वाटर का घनत्व भी वही होगा, 1 लीटर वाटर का घनत्व भी वही होगा, 1 किलो चीनी का घनत्व भी वही होगा। गलनांक भी किसी एलिमेंट का, चाहे आप कितनी भी अमाउंट में ले लो, उतना ही होता है। क्वथनांक भी उतना ही होता है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, अपवर्तनांक, सारी चीज़ें वही की वही होती है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, मात्रा स्वतंत्र, यानी जो आपके मैटर की मात्रा पे डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक है, दूसरा है मात्रा आश्रित, जो आपके पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करेगा। जैसे आयतन, 1 लीटर अगर आपने वाटर लिया तो उसका आयतन 1 लीटर जितना होगा, 2 लीटर लिया तो और बढ़ जाएगा, 10 लीटर लिया तो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। आंतरिक ऊर्जा, तो आंतरिक ऊर्जा भी आपके प्रति ग्राम सिस्टम होती है। एंथैल्पी, एंट्रोपी, ये सारी की सारी किस पे, मात्रा पर निर्भर करती है। ठीक है, आगे है दो मात्रा आश्रित राशियों का अनुपात मात्रा स्वतंत्र राशि बनता है। दो मात्रा आश्रित राशियों का अनुपात क्या बनता है, मात्रा स्वतंत्र राशि बनता है। जैसे द्रव्यमान बट्टे आयतन क्या बन गया, घनत्व। द्रव्यमान और आयतन दोनों आपके क्या है, मात्रा आश्रित हैं, और घनत्व क्या है, मात्रा स्वतंत्र। नेक्स्ट पॉइंट है आपका आंतरिक ऊर्जा। आंतरिक ऊर्जा की अगर हम बात करें तो आंतरिक ऊर्जा का जो प्रतीक होता है, सिंबल होता है, वो U या E होता है। निकाय में उपस्थित सभी ऊर्जाओं का योग आंतरिक ऊर्जा के तुल्य होता है। आंतरिक ऊर्जा का वास्तविक मान हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं, केवल इसमें परिवर्तन डेल्टा U या डेल्टा E ही ज्ञात कर सकते हैं। याद रखना, आंतरिक ऊर्जा का वास्तविक मान कभी भी ज्ञात नहीं किया जा सकता है, केवल इसमें परिवर्तन ही ज्ञात कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, केवल परिवर्तन ही ज्ञात कर सकते हैं। डेल्टा ई बराबर, डेल्टा ई या यू एक ही बात है, डेल्टा ई बराबर क्यू प्लस डब्लू, यही है ऊष्मागति का प्रथम नियम। आपसे सीधा स्टेटमेंट रूप में भी पूछ सकता है, ऊष्मागति का प्रथम नियम के लिए कौन सा व्यंजक राइट है, तो डेल्टा यू या डेल्टा ई बराबर क्यू प्लस डब्लू। ठीक है, यहाँ पर डब्लू कार्य है और क्यू आपकी ऊष्मा। आगे बात करते हैं, तंत्र अगर ऊष्मा ग्रहण करे, सिस्टम अगर ऊष्मा ग्रहण करता है तो क्यू पॉजिटिव होता है, यानी उसके अंदर ही ऊष्मा दी जा रही है। तंत्र अगर ऊष्मा उत्सर्जित करता है तो क्यू नेगेटिव हो जाएगी। सिस्टम स्वयं कार्य करता है तो डब्लू नेगेटिव, सिस्टम पर कार्य किया जाए तो डब्लू पॉजिटिव। ठीक है, ये केमिस्ट्री में ऐसा सीन है और फिजिक्स में इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। ये जो डब्लू वाला ये कार्य है ये जस्ट उल्टा हो जाता है फिजिक्स में। तो जिन बच्चों ने फिजिक्स में पहले से पढ़ रखा है तो वो ये ना समझे कि केमिस्ट्री में ये क्या हो रहा है। केमिस्ट्री की थर्मोडाइनेमिक्स और फिजिक्स की थर्मोडाइनेमिक्स सेम है, आंसर सेम आएंगे, बस सिस्टम इतना सा होगा कि जो फिजिक्स में थर्मोडाइनेमिक्स में जो फिजिक्स में आंसर नेगेटिव आ रहा था, केमिस्ट्री में वो पॉजिटिव आएगा। क्योंकि केमिस्ट्री में, फिजिक्स में आप
खुले वातावरण में कार्य करते हैं, जबकि केमिस्ट्री में जो भी वर्क होता है वो लैब के अंदर होता है, एक बंद एनवायरनमेंट में होता है। ठीक है। रुद्धोष्म प्रक्रम में ऊष्मा परिवर्तन शून्य होता है। रुद्धोष्म प्रक्रम में ऊष्मा परिवर्तन शून्य होता है, डेल्टा क्यू बराबर 0 होता है, अर्थात ऊष्मा स्थिर रहती है। इस प्रकार तंत्र द्वारा किया गया कार्य उसकी आंतरिक ऊर्जा के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। क्या होता है? ऋणात्मक मान के बराबर होता है। तो डेल्टा ई बराबर -W या डेल्टा ई बराबर -P डेल्टा V। रुद्धोष्म प्रक्रम तीव्र गति से होता है, इस कारण ऊष्मा परिवर्तन के लिए समय नहीं मिल पाता है, बहुत स्पीड से होता है, जैसे अचानक से टायर का फटना, कोई भी कंडीशन अचानक से हो, वो सब। रुद्धोष्म प्रसार में ताप घटता है। रुद्धोष्म प्रसार में क्या होता है? ताप घटता है, और रुद्धोष्म संकुचन में ताप बढ़ता है। ठीक है। रुद्धोष्म प्रसार में ताप घटता है और रुद्धोष्म संकुचन में ताप बढ़ता है। जैसे टायर का फटना है वो आपका रुद्धोष्म प्रसार है, और टायर में हवा भरना रुद्धोष्म संकुचन है। जैसे ही आप टायर में हवा भरते हो टायर गर्म हो जाता है, तो ताप बढ़ गया है, और जैसे टायर की हवा निकलती है तो बिल्कुल ठंडी ठंडी बाहर निकलती है, वो आपका रुद्धोष्म प्रसार है। आगे है उत्क्रमणीय प्रक्रम। वह प्रक्रम जिसमें तंत्र परिवेश एक दूसरे के साथ साम्य अवस्था में रहे। इन प्रक्रमों की चाल अत्यधिक न्यून होती है। इस प्रक्रम में विरोधी बल व सहायक बल में ज़्यादा अंतर नहीं होता है, अंतर बिल्कुल नगण्य होता है, इसीलिए उत्क्रमणीय प्रक्रम चलता रहता है। वास्तविक रूप से उत्क्रमणीय प्रक्रम संभव नहीं है। उत्क्रमणीय प्रक्रम के लिए सर्वाधिक कार्य किया जाता है। वास्तविक रूप से उत्क्रमणीय प्रक्रम संभव नहीं है, क्योंकि जैसे ही कोई रिएक्टेंट होता है वो प्रोडक्ट में सीधा कन्वर्ट हो ही जाता है। अनुत्क्रमणीय प्रक्रम वह प्रक्रम है जो हमेशा एक ही दिशा में कार्य करता है। उत्क्रमणीय कार्य किसी गैस का परिवर्तनशील बल के विरुद्ध किया गया संकुचन या प्रसार उत्क्रमणीय कार्य कहलाता है। इरिवर्सिबल कार्य किसी गैस द्वारा स्थिर दाब के विरुद्ध किया गया संकुचन या प्रसार W इरिवर्सिबल -nRT 1 - P2/P1। P2 है अंतिम दाब या जो बाह्य दाब, और P1 है प्रारंभिक दाब या आंतरिक दाब। आदर्श गैस का समतापी उत्क्रमणीय प्रसार, सीधा का सीधा ये फॉर्मूला आपके टीचर ने आपको ड्राइव करा रखा होगा, नहीं करा रखा है तो आप मेरा इस लेसन के जो वीडियोस बने हुए हैं यूट्यूब पे ऑलरेडी, आप उन्हें एक बार देखिए, उनसे आपको पता लग जाएगा कि किस तरह से ये सारी की सारी मैंने ये निकाल रखे हैं। निकालना मैंने एक एक स्टेप आपको सिखाई है वहाँ पर। तो जो W बराबर 2.303 - nRT log 10 V final/V इनिशियल, या W बराबर अगर P के पद में, अगर दाब के प्रेशर के पद में आपको लिखना है तो -2.303 nRT log 10 P1/P2, क्योंकि आपको पता है P1/P2 बराबर V1/V2 होता है। ठीक है। सॉरी 1 सेकंड। P1/V1 बराबर P2/V2 होता है। ठीक है। तो P1/P2 अगर आप करोगे तो V2/V1 करोगे, यानी जैसा का जैसा आपने P1/P2 लिखा है उसका उल्टा होगा। तो यहाँ पर देखिए V फाइनल को V2 अगर मान लें, V2/V1 अगर इसको कर दें तो इसका उल्टा हो जाएगा P वाले में, तो P1/P2 आ गया। इस तरह से आप याद भी रख सकते हैं। आगे है एंथैल्पी। तंत्र की उपलब्ध वह ऊर्जा जो कि ऊष्मा में परिवर्तन के लिए उपलब्ध होती है। गणितीय रूप से किसी भी निकाय की एंथैल्पी तंत्र की आंतरिक ऊर्जा व दाब आयतन ऊर्जा के योग के बराबर होती है। यानी डेल्टा जो H बराबर है वो U या E प्लस P इंटू V दाब आयतन ऊर्जा के योग के बराबर होती है। तो डेल्टा H बराबर डेल्टा E प्लस P डेल्टा V हो जाएगा। डेल्टा H P डेल्टा V को हम डेल्टा NGRT भी लिख सकते हैं, क्योंकि PV बराबर क्या होता है? NRT होता है, NRT। तो P बराबर NRT। अब डेल्टा V है तो डेल्टा N, और डेल्टा N क्या है? आपके गैसीय उत्पादों के गैसीय मोल जो हैं। डेल्टा N क्या है? गैसीय मोल है, गैसीय उत्पाद के मोल माइनस गैसीय रिएक्टेंट के मोल। तो डेल्टा H बराबर क्या आ जाएगा? डेल्टा E प्लस डेल्टा NGRT। अब यहाँ से अगर आप मोल निकालना चाहो तो केवल गैसीय लेने हैं, तो 6 मोल यहाँ है और 7.5 मोल यहाँ है। तो 6
6 माइनस 7.5, तो माइनस का कितना आ जाएगा 1.5। तो यहाँ से आप डेल्टा एच निकालना चाहो तो डेल्टा ई प्लस माइनस 1.5 आर टी, डेल्टा एन जी की जगह माइनस 1.5 रख दिया, और डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई माइनस 1.5 हो जाएगा। अब आपको यहाँ से पता लग रहा है कि डेल्टा एच है वो डेल्टा ई में से 1.5 आर टी घटाने पे प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब डेल्टा ई की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर ज़्यादा होगी। तो ये वाला आपके पास कॉम्बिनेशन निकल के आ जाएगा। आगे है आयतन स्थिर रहता है तो किया गया कार्य शून्य होता है। आयतन स्थिर रहता है तो किया गया कार्य शून्य होता है, अतः तंत्र द्वारा उत्सर्जित व अवशोषित ऊष्मा स्थिर रहती है। ऊष्मा स्थिर आयतन पर इसके आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है, क्योंकि डेल्टा ई बराबर क्या होता है क्यू प्लस डब्लू। और जब आपके पास आयतन स्थिर है तो डब्लू तो जीरो हो गया, तो डेल्टा ई बराबर क्या निकल के आ जाएगा, क्यू निकल के आ जाएगा। जब दाब स्थिर हो तो ऊष्मा एंथैल्पी के बराबर हो जाती है। जब दाब स्थिर हो तो ऊष्मा एंथैल्पी के बराबर हो जाती है, क्योंकि आयतन पहले से जीरो है और फिर आपने पी और जीरो कर दिया, तो डेल्टा ई और जो एच है वो सेम हो जाएगी। क्यू बराबर डेल्टा ई है तो क्यू बराबर ही क्या हो जाएगा, फिर डेल्टा एच भी हो जाएगा, क्योंकि डेल्टा एच और डेल्टा ई में रिलेशन क्या है, डेल्टा ई माइनस पी डेल्टा वी, जो कि आपने जो डेल्टा वी है, वी तो वी जीरो हो गया, दाब भी स्थिर है, तो डेल्टा ई बचा आपके पास। और डेल्टा ई किसके बराबर है, क्यू के बराबर, तो क्यू एच के बराबर हो जाएगा। किसी अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा में कुल परिवर्तन अभिक्रिया की ऊष्मा या एंथैल्पी कहलाता है, और ये निम्न कारकों पर निर्भर करती है। अभिक्रिया की ऊष्मा या अभिक्रिया की जो एंथैल्पी है वो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है, पदार्थ की भौतिक अवस्था पे निर्भर करती है, पदार्थ की मात्रा पे निर्भर करती है, ताप पे निर्भर करती है, और किस पे निर्भर करती है, दाब पे निर्भर करती है। आगे है मानक ताप दाब पर 1 मोल पदार्थ के लिए अभिक्रिया की ऊष्मा अभिक्रिया की मानक ऊष्मा कहलाती है। अब मानक ताप कितना होता है, रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना हो तो 273.15 टू 73.15 केल्विन आप उसमें ऐड कर दीजिए, सीधा केल्विन में आ जाएगा। 25 डिग्री सेल्सियस है तो इसमें 25 और ऐड कर दीजिए तो 298 हो जाएगा। ठीक है, 0.15 को नेगलेक्ट कर देते हैं। मानक दाब होता है वो 1 ATM होता है, कितना होता है, 1 ATM होता है। अब देखिए आपके पास डेल्टा ई अपॉन डेल्टा एच की वैल्यू अगर पॉजिटिव आए, डेल्टा ई अपॉन एच की वैल्यू अगर पॉजिटिव आए तो उसे रिएक्शन को बोलेंगे हम एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन यानी उष्माशोषी अभिक्रिया। एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब ये है कि आपने किसी रिएक्शन को कंप्लीट करवाने के लिए आपने बाहर से एनर्जी दी है। क्या करिए, बाहर से एनर्जी दी है, आपने एनर्जी दी तो लास्ट में एनर्जी लेवल पहले जितनी एनर्जी थी उससे ज़्यादा एनर्जी हो जाएगी। तो रिएक्टेंट के पास पहले इतनी एनर्जी दी, आपने एनर्जी दी तो एनर्जी लेवल क्या हो गया, बढ़ गया है। तो प्रोडक्ट की एनर्जी क्या हो गई है, यहाँ पर ज़्यादा हो गई है। तो आप ग्राफ से भी बता सकते हैं कि कौन सी रिएक्शन है वो आपकी एंडोथर्मिक है और कौन सी एक्सोथर्मिक है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है ग्राफ से, सीधे 4 ग्राफ दे दिए गए और पूछा गया कि निम्न में से कौन सा एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए ग्राफ होगा। तो जिसमें प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा हो रिएक्टेंट के बजाय, वही क्या होगी, एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। डेल्टा ई अपॉन डेल्टा एच की वैल्यू अगर नेगेटिव हो तो उसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, प्रोडक्ट के साथ साथ ऊष्मा बाहर निकलती है। उसमें क्या होती है, बाहर निकलती है, उष्मा उत्सर्जित होती है। उष्मा अगर बाहर निकली तो प्रोडक्ट की एनर्जी कम हो जाएगी। तो रिएक्टेंट की एनर्जी पहले इतनी थी और प्रोडक्ट की एनर्जी कम हो गई है, तो इससे क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आगे है संभवन उष्मा। डेल्टा एच एफ पदार्थ को अपने अवयवी तत्वों से बनने में हुआ उष्मा परिवर्तन पदार्थ की संभवन उष्मा कहलाती है। पदार्थ को अपने अवयवी तत्वों से बनने में हुआ उष्मा परिवर्तन पदार्थ की संभवन उष्मा कहलाती है। कार्बन ग्रेफाइट ऑक्सीजन से जैसे ही रिएक्ट करेगा CO2 गैस बन जाएगी। तो ये डेल्टा एच एफ फॉर्मेशन अक्स जो है वो डेल्टा एच एफ जो आपकी संभवन उष्मा है वो क्या है, अक्स के रूप में। अगर ये बाहर निकल रही है तो ये नेगेटिव हो गई, यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गई। कौन सी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गई है। अब डायमंड के साथ ये वाली रिएक्शन क्यों नहीं हो पा रही है, क्योंकि डायमंड क्या होता है, अक्रिय होता है, इस कारण अभिक्रिया संपन्न नहीं होती है।
आगे बात करते हैं, पदार्थ का स्थायित्व है वो नेगेटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा एच एफ फॉर्मेशन पे डिपेंड करता है। यानी जो आपका प्रोडक्ट है उसकी स्टेबिलिटी डिपेंड करेगी, जितनी ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी उतनी ही प्रोडक्ट है वो इतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि प्रोडक्ट की एनर्जी कम से कम होनी चाहिए। तो नेगेटिव वैल्यू हो गई आपकी। उसके बाद है पॉजिटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा एच एफ, स्टेबिलिटी ऑफ सबस्टांस, स्टेबिलिटी को कम कर देता है। अभिक्रिया की उष्मा संभवन उष्मा की सहायता से हम ज्ञात कर सकते हैं, किसी भी रिएक्शन की जो कंप्लीट उष्मा है वो संभवन उष्मा की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। डेल्टा एच रिएक्शन बराबर डेल्टा एच एफ प्रोडक्ट माइनस डेल्टा एच एफ रिएक्टेंट। यानी जो प्रोडक्ट की आपकी फॉर्मेशन एनर्जी है वह उसमें से रिएक्टेंट की फॉर्मेशन एनर्जी को माइनस कर देंगे तो कंप्लीट रिएक्शन की एनर्जी आ जाएगी। आगे अधिक स्थायी मोर स्टेबल जो भी आणविक रूप होते हैं उनकी संवहन एंथैल्पी डेल्टा एच एफ फॉर्मेशन हमेशा कितनी होती है, 0 होती है। जैसे आणविक रूप में O2 मोर स्टेबल होता है तो इसकी 0, N2 की 0, कार्बन में जो ग्रेफाइट है उसकी 0, क्लोरीन की 0, H2 की 0, आपके सल्फर एसिड में होता है तो इसमें मोनोक्लिनिक की तो नहीं होती है लेकिन रोम्बिक की भी 0 होती है। H+ आयन एक्वस कंडीशन में 0 होता है और OH- एक्वस कंडीशन में क्या होता है, 0 होता है। इन दोनों को ध्यान रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आणविक रूप में भी नहीं है लेकिन फिर भी इनकी डेल्टा एच एफ है वो क्या है, 0 है। आगे बात करते हैं दहन उष्मा। अधिकांश अभिक्रियाओं के लिए यह ऋणात्मक होती है क्योंकि दहन के दौरान उष्मा बाहर निकलती है। अर्थात दहन की प्रक्रिया उष्मा से भी होती है। दहन उष्मा की सहायता से अभिक्रिया की उष्मा ज्ञात कर सकते हैं। वही रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट कर दो यहाँ पर, वहाँ पर प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करना था, फॉर्मेशन वाली में क्या करना था, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट की उष्मा, तब आपकी रिएक्शन की उष्मा आती थी। और यहाँ पर आपके दहन उष्मा के रूप में अगर आपको निकालना है तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट की करना पड़ेगा, R-P करना पड़ेगा आपको। ठीक है, थोड़ा ये ध्यान रखना कि कहाँ पर P-R कर रहे हैं, कहाँ R-P कर रहे हैं, थोड़ा ये ध्यान रखना बस। इसके अलावा आप कोई मिस्टेक नहीं करेंगे मुझे पता है, लेकिन ये मिस्टेक हो सकती है आपसे, क्योंकि ये मिस्टेक करोगे तो आपको ऑप्शन 4 ऑप्शन ऐसे मिलेंगे जिनमें पॉजिटिव नेगेटिव। थर्मोडायनेमिक्स में 2 ही खेल हैं बस। पहला खेल तो ये है कि आपने ऐड किया वो आंसर भी मिलेगा, आपने माइनस किया वो आंसर भी मिलेगा, आपने जो आंसर आपके आ रहा है उसका पॉजिटिव वैल्यू भी मिलेगी और उसकी नेगेटिव वैल्यू भी मिलेगी। बस आपको यही एक तो साइन का ध्यान रखना है और ये ध्यान रखना है कि किस में से किसको घटाना है बस। बाकी के आंसर तो आ जाते हैं और इनके फॉर्मूले भी इतने हार्ड नहीं है कि क्वेश्चन आ नहीं पाए, और एग्जाम में क्वेश्चन भी इतना टफ नहीं पूछा जाता इनसे। या तो थ्योरेटिकल बेसिस आ जाएगा कि कौन सा मात्रा आश्रित है, कौन सा मात्रा स्वतंत्र है, कौन सा स्टेट वेरिएबल है, कौन सा स्टेट फंक्शन है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी बस ये ध्यान रखनी होती है। इसके अलावा और यहाँ से कोई इतना अच्छा खासा क्वेश्चन भी नहीं आता है, सारे के सारे इजी क्वेश्चन आते हैं। डेल्टा एच से क्वेश्चन आ जाता है, डेल्टा यू से क्वेश्चन आ जाता है, अभी थोड़ी देर बाद एक डेल्टा जी पढ़ेंगे उससे क्वेश्चन आ जाता है, कैलोरी वैल्यू से भी, कैलोरी मान से भी क्वेश्चन आ जाता है कई बार। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट ही अपना कैलोरी मान ही है। 1 ग्राम पदार्थ के पूर्ण दहन में उत्पन्न उष्मा या ऊर्जा उस पदार्थ की कैलोरी मान कहलाती है। दहन उष्मा की सहायता से अगर आपको कैलोरी मान निकालना है तो दहन उष्मा और कैलोरी मान के बीच जो कॉम्बिनेशन होता है वो होता है दहन उष्मा बराबर कैलोरी मान इंटू मोलर द्रव्यमान। यानी दहन उष्मा में मोलर द्रव्यमान का अगर भाग लगा दिया जाए तो CV आपके पास निकल के आ जाएगा। अब आपके पास एक क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन फॉर्म में, इसी से समझेंगे हम। CH4 C2H6 C3H8 में CV व डेल्टा H का क्रम बताइए। ठीक है, तो दहन उष्मा कंबेशन जो एनर्जी है उसका क्रम बताना है आपको। सबसे पहली बात तो ये कि आपको यहाँ पर बताना क्या है, जो दहन उष्मा है वो कैसे होती है, मोलर द्रव्यमान के समानुपाती है। ठीक है, दहन उष्मा क्या है, मोलर द्रव्यमान। तो ये आपका आगे निकल जाएगा, ये बढ़ता हुआ क्रम हो जाएगा। और CV की वैल्यू है, जैसे ही आप दहन उष्मा में मोलर द्रव्यमान का भाग लगाएंगे तो ये वाला निकल के आ जाएगा। ठीक है, यानी मोलर द्रव्यमान और CV को हम एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती मान सकते हैं। CV समानुपाती 1/m। ठीक है, आगे है एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। किसी भी तत्व के 1 मोल गैसीय परमाणु बनाने के दौरान हुआ ऊष्मा परिवर्तन परमाणु बनाने की एंथैल्पी कहलाती है। यानी आपने H2 गैस से हाइड्रोजन बना दिया तो वो आपकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी पे डिपेंड करेगा।
आगे है उदासीनीकरण उष्मा। तो 1 ग्राम तुल्यांक अम्ल के 1 ग्राम तुल्यांक सार के पूर्ण उदासीनीकरण द्वारा उत्पन्न उष्मा क्या कहलाती है? उदासीनीकरण उष्मा। यानी आपने जितना सार लिया उतना ही ग्राम तुल्यांक में आपने एसिड भी लिया और दोनों एक दूसरे को संतुष्ट कर गए, दोनों एक दूसरे को पूर्ण उदासीनीकरण कर गए, तो इस दौरान जितनी भी ऊष्मा बनेगी वो सारी की सारी कैसी ऊष्मा कहलाती है? उदासीनीकरण ऊष्मा। और स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के लिए इसकी जो वैल्यू है वो 13.6 किलो कैलोरी एनर्जी बाहर निकलती है, तो -13.6 किलो कैलोरी हो जाएगा। और अगर जूल में अगर बात करें तो -13.6 को 4.2 से आप गुणा कर लीजिए, जितना आएगा 57.28 के समथिंग आएगा, वो किलो जूल आपकी एनर्जी हो जाएगी। जूल में आप कन्वर्ट कर सकते हैं खुद भी। एक से अधिक या कम ग्राम तुल्यांक अभिक्रिया करे तो उष्मा के लिए उतने से ही गुणा कर देंगे। ये आपके लिए 1 ग्राम तुल्यांक है। अब आप मान लीजिए कि 1 ग्राम तुल्यांक नहीं बल्कि 3 ग्राम तुल्यांक कर रहे हैं, तो 13.6 से आप 3 को गुणा कर देंगे। ठीक है, आपसे ये कह दिया जाए कि नहीं 3 ग्राम तुल्यांक नहीं कर रहे बल्कि 0.5 ग्राम तुल्यांक ही कर रहे हैं, तो 0.5 से गुणा कर देंगे। ये लाइन यही कह रही है कि जितने ग्राम तुल्यांक से अभिक्रिया करवाएंगे उसको ही 13.6 किलो कैलोरी से गुणा कर देंगे। दुर्बल अम्ल व दुर्बल सार की उदासीनीकरण उष्मा -13.6 किलो कैलोरी से कम होती है, क्योंकि कुछ ऊर्जा दुर्बल अम्ल व सार के आयनन में भी काम में आ जाती है, उसको आयनों में विभाजित करने के काम में आ जाती है। तो आपको दुर्बल अम्ल या दुर्बल सार की जो उदासीनीकरण उष्मा है, अगर उसकी वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो -13.6 प्लस आयनाइजेशन एनर्जी कर देंगे, तो ये आपके पास उदासीनीकरण उष्मा आ जाएगी। ठीक है, आगे बात करते हैं। HF एक दुर्बल अम्ल है। HF एक क्या है? वीक एसिड है, लेकिन इसकी उदासीनीकरण उष्मा का मान -13.6 किलो कैलोरी से भी अधिक होता है, क्योंकि इसकी आयनन ऊर्जा जलयोजन ऊर्जा से कम होती है, अर्थात जलयोजन ऊर्जा का मान अधिक होता है। उदासीनी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना, जलयोजन ऊर्जा का मान अधिक होता है, आयनन ऊर्जा का मान कम होता है। उदासीनीकरण उष्मा में ऋणात्मक चयन केवल ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया को बताता है कि अभिक्रिया जो हो रही है वो कैसी है? ऊष्माक्षेपीय है। आगे बात करते हैं। किसी भी तंत्र या सिस्टम की अव्यवस्था की माप एंट्रोपी कहलाती है। एंट्रोपी का परिशुद्ध मान ज्ञात नहीं किया जा सकता है, एंट्रोपी का परिशुद्ध मान ज्ञात किया जा सकता है, क्योंकि 0 केल्विन ताप पर शुद्ध क्रिस्टलीय पदार्थ की एंट्रोपी क्या होती है? 0 केल्विन ताप पर शुद्ध क्रिस्टलीय पदार्थ की एंट्रोपी क्या होती है? शून्य होती है। डेल्टा एस S2 - S1 डेल्टा एस क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। डेल्टा एस का जो मात्रक है वो इकाई क्या हो जाएगी? जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। आगे है डेल्टा एस 0 है तो साम्य अवस्था में, डेल्टा एस पॉजिटिव है तो प्रक्रम स्वतः होगा, प्राकृतिक होगा, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम होगा। डेल्टा एस नेगेटिव है तो अस्वतः प्रक्रम होगा और उत्क्रमणीय होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। डेल्टा एस वेपराइजेशन वाष्पन की एंट्रोपी है, वो डेल्टा एच वेपराइजेशन वाष्पन की एंथैल्पी अपॉन टीबी क्वथनांक। जैसे वाटर का क्वथनांक है वो 100 डिग्री सेल्सियस होगा, लेकिन हमें सारी की सारी वैल्यू किस में लेनी है? केल्विन में लेनी है। तो 273 प्लस 100 तो कितना हो जाएगा? 373.15 केल्विन हो जाएगा। क्यू है M × L। L क्या है? गुप्त उष्मा, और M क्या है? द्रव्यमान। 1 ग्राम 10 ग्राम 20 ग्राम जितना भी है वो डेल्टा एच M और L क्या होती है? डेल्टा एच वेपराइजेशन, और L की जो वैल्यू है वो वाटर के लिए कितनी होती है? 540 कैलोरी पर ग्राम। पर ग्राम की बात हो रही है, पर मोल की बात नहीं हो रही है। अगर पर मोल की बात हो तो ये आपके कितने 18 से गुणा हो जाएगा। आगे बात करते हैं डेल्टा एफ गलन की गुप्त उष्मा, डेल्टा एच एफ अपॉन डेल्टा टी एफ। आपका टी एफ आपका क्या हो जाएगा? गलनांक जो पॉइंट है वाटर के लिए कितना हो जाएगा? 0 डिग्री सेल्सियस। और डेल्टा एच एफ गलन की एंथैल्पी, क्यू क्या हो जाएगा? M × L, और L गलन की जो गुप्त उष्मा है वो कितनी होती है वाटर के लिए? 80 कैलोरी पर ग्राम।
आगे है हेस का नियम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। हेस का नियम, किसी प्रक्रम में होने वाली ऊष्मा परिवर्तन स्थिर रहती है, चाहे वह प्रक्रम एक पद में हो चाहे एक से अधिक पद में हो। यानी आपको ए से लेके बी तक पहुंचना है, तो चाहे आप कितने भी स्टेप लेके चले जाओ ए से बी तक, अगर आप पहुंच रहे हो तो जो टोटल डेल्टा एच है वो किसी भी आप जगह से जाए, कोई सा भी एरिया आप जाने के लिए चूज़ करें, कोई सा भी फील्ड आप चूज़ करें, सबके लिए डेल्टा एच की वैल्यू सेम ही आएगी। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि डेल्टा एच बराबर है वो डेल्टा H1 प्लस H2 प्लस H3 होगी। ये वाला फॉर्मूला आपका बिल्कुल फिट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। आगे बात करते हैं ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम। ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम, इस नियम के अनुसार निकाय की होने वाली प्रवणता का पता लगता है। इस नियम द्वारा एंट्रोपी निकाय की होने की संभावना को बताती है। आगे है गिब्स मुक्त ऊर्जा, जहाँ से आज दिन तक कोई ऐसा एग्जाम नहीं है केमिस्ट्री का जहाँ से यहाँ से क्वेश्चन ना आया हो। गिब्स मुक्त ऊर्जा से एक क्वेश्चन पक्का आना ही आना है। तो देखिए इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ते हैं। किसी तंत्र में उपलब्ध ऊर्जा जिसके द्वारा कार्य किया जा सके गिब्स मुक्त ऊर्जा कहलाती है। इसका परिशुद्ध मान ज्ञात नहीं कर सकते हैं, केवल परिवर्तन ज्ञात कर सकते हैं। इसमें क्या कर सकते हैं, केवल परिवर्तन ज्ञात कर सकते हैं, इसका शुद्ध मान ज्ञात नहीं कर सकते हैं। आंतरिक ऊर्जा का भी शुद्ध मान ज्ञात नहीं किया जा सकता था, लेकिन एंट्रोपी का शुद्ध मान ज्ञात कर सकते हैं। डेल जो जी होता है वो H माइनस टी एस होता है। तो डेल्टा, क्योंकि इसका शुद्ध मान तो ज्ञात नहीं कर सकते, परिवर्तन ज्ञात कर सकते, तो डेल्टा जी बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा H माइनस टी डेल्टा एस एस टी डेल्टा टी जीरो होता है, क्योंकि किसी एक निश्चित ताप पे हम बात करते हैं तो डेल्टा टी तो वहाँ क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो डेल्टा जी बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। आपके लिए ये फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है गिब्स मुक्त ऊर्जा में। अब देखिए डेल्टा जी अगर नेगेटिव है तो प्रक्रम स्वतः, डेल्टा जी अगर पॉजिटिव है तो प्रक्रम अस्वतः, डेल्टा जी जीरो है तो साम्य अवस्था में, डेल्टा जी अगर नेगेटिव है तो प्रक्रम स्पॉन्टेनियस, डेल्टा जी अगर पॉजिटिव है तो जो प्रोसेस है वो स्पॉन्टेनियस हो जाएगी, और डेल्टा जी है वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन हो जाएगी। डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 RT लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ठीक है। साम्य पे डेल्टा जी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अभी बताया साम्य अवस्था पे डेल्टा जी क्या होता है, जीरो। तो डेल्टा जी जीरो, तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये वाली वैल्यू तो आपके पास जीरो हो गई। तो इस वाली वैल्यू को दूसरी तरफ अगर लेके आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। तो डेल्टा जी नोट क्या हो जाएगा, -2.303 RT लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट को कैसी बोलेंगे, तो कैसी इसका पद हो जाएगा। आगे है मुक्त ऊर्जा तथा प्रक्रम की संभावनाएं। डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। आपके पास बहुत सारी कंडीशंस हो सकती है। यहाँ पर पहली कंडीशन ये है कि डेल्टा एच भी पॉजिटिव हो, डेल्टा एस भी पॉजिटिव हो। क्या, डेल्टा एच भी पॉजिटिव और डेल्टा एस भी पॉजिटिव। तो देखिए डेल्टा एस पॉजिटिव होगा, आपके पास फॉर्मूला होता है डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ठीक है। आपका डेल्टा एस पॉजिटिव है, टी पॉजिटिव ही रहेगा, तो ये पूरा पद तो पॉजिटिव है, लेकिन नेगेटिव से गुणा होते पूरा पद क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अगर पूरा पद नेगेटिव हो जाए और डेल्टा एच भी पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव वाली की वैल्यू अगर ज़्यादा हो जाए, या तो इसकी वैल्यू ज़्यादा हो सकती है या फिर एच वाली की वैल्यू ज़्यादा हो सकती है। तो एक में इसकी वैल्यू जहाँ ज़्यादा होगी, जब इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी तो डेल्टा जी क्या आएगा, नेगेटिव, और जब इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी तो डेल्टा जी क्या होगा, पॉजिटिव। अब आपको पता है एच और एस किसी रिएक्शन के लिए फिक्स हो गए। अब टेम्परेचर की बात करें तो इन दोनों में कॉमन क्या है, टेम्परेचर है। यहाँ भी टेम्परेचर है, यहाँ पर भी टेम्परेचर है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा कर दें तो ये वाला पद ज़्यादा हो जाएगा, और टेम्परेचर अगर कम कर दें तो ये वाला पद क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। टेम्परेचर ज़्यादा करने पे ये पद क्या हो जाएगा, ज़्यादा। ये पद अगर ज़्यादा होगा तो टेम्परेचर हमने बढ़ाया तो उच्च ताप पे ये प्रक्रम कैसा होगा, स्वतः प्रक्रम हो जाएगा। समझ आ रही है कुछ बात, उच्च ताप पे ये प्रक्रम क्या हो जाएगा, स्वतः हो जाएगा, और निम्न ताप पे ये प्रक्रम क्या हो जाएगा, अस्वतः हो जाएगा। एक बार दोबारा समझिए। देखिए डेल्टा एच है आपके पास माइनस टी डेल्टा एस है। ये मोड का मतलब है कि इसकी केवल वैल्यू से मतलब है।
डेल्टा एस आपके पास फिक्स है, डेल्टा एच आपके पास दोनों में ही यहाँ फिक्स है, ठीक है, दोनों में आपके पास डेल्टा एच और डेल्टा एस फिक्स है। अब बात है टेम्परेचर की। अगर आपको इस वाले पद को ज़्यादा करना है, इस वाले पद को अगर आपको ज़्यादा करना है तो टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा, और टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो ये वाला पद ज़्यादा हो जाएगा, तो जो ओवरऑल वैल्यू है वो किसकी आएगी, नेगेटिव की। यानी जहाँ पर नेगेटिव वैल्यू आपको लानी है, यानी प्रक्रम को आपको क्या करना है, स्वतः करना है, डेल्टा जी नेगेटिव लाना है, तो वहाँ पर टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा करना पड़ेगा। समझ गए। अगर आपको ये वाली वैल्यू, अगर आपको ज़्यादा लानी है तो टी आपको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। जब आप टी कम करेंगे तो ओवरऑल ये पूरा कम हो जाएगा, ये कम होगा तो डेल्टा जो पॉजिटिव की वैल्यू बढ़ जाएगी, और पॉजिटिव की वैल्यू बढ़ेगी तो ये कब हो सकता है, निम्न ताप पे हो सकता है, ठीक है। एक है सेकंड प्रोसेस आपके पास, डेल्टा एच नेगेटिव हो और डेल्टा एच पॉजिटिव हो। क्या, डेल्टा एच नेगेटिव और डेल्टा एच पॉजिटिव, तो इसमें डेल्टा जी नेगेटिव होगा, चाहे टेम्परेचर आप कोई सा भी ले लीजिए। देखिए मैं आपको बताता हूँ, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, इसने कहा डेल्टा जो एच है वो नेगेटिव होगा, यानी ये वैल्यू आपके पास नेगेटिव आ गई, नेगेटिव आपके पास पहले से चिन्ह है, और डेल्टा एस आपने क्या किया, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव और टी भी पॉजिटिव, ये दोनों गुणा होके इस माइनस से गुणा होंगे तो क्या हो गया, टोटल नेगेटिव, और नेगेटिव नेगेटिव को आप ऐड करोगे तो वैल्यू जुड़ेगी लेकिन नेगेटिव होगी। अब टेम्परेचर आप कितना भी रखो ये पूरा पद तो वैसे ही नेगेटिव ही आने वाला है, क्योंकि डेल्टा एस क्या है, पॉजिटिव है, तो किसी भी पद ताप के लिए डेल्टा जी की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, नेगेटिव होगी। अगली है डेल्टा एच पॉजिटिव और डेल्टा एच नेगेटिव, तो डेल्टा जी हमेशा ही पॉजिटिव होगा, किसी भी ताप के लिए आप बात कर लीजिए, डेल्टा जी है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। एक बार ये भी देख लीजिए। वैसे इसका मैंने डेल्टा जी की जो ये चारों प्रोसेस है इनके लिए अलग से वीडियो बनाया है, आप वहाँ पर भी देख सकते हैं, आपको अलग से समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे से, वहाँ बोर्ड पे क्लियरिटी के साथ मैंने समझाया भी है, ठीक है, जिसका मैं वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से भी एक बार देख सकते हैं। तीसरा पॉइंट हम समझ रहे थे, देखिए यहाँ पर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब देखिए डेल्टा एच आपके पास पहले से पॉजिटिव है, ये नेगेटिव चिन्ह है, टी आपके पास क्या है, पॉजिटिव है, और आपके पास एस क्या है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, और नेगेटिव नेगेटिव को इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। अब पॉजिटिव को पॉजिटिव में ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ओवरऑल पॉजिटिव। अब टेम्परेचर कोई वेरी नहीं कर रहा है, टेम्परेचर का कोई मायना ही नहीं है, तो यहाँ आंसर क्या आएगा आपका, डेल्टा जी पॉजिटिव। अगली वैल्यू है आपके पास डेल्टा एच नेगेटिव, डेल्टा एस नेगेटिव, तो आपके पास वही दो कंडीशन हो सकती है, जब डेल्टा एच नेगेटिव और डेल्टा एस नेगेटिव, तो डेल्टा एस नेगेटिव होगा तो यहाँ पर जो आपके पास वैल्यू होगी कुछ इस तरह से, आपके पास फॉर्मूला डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, तो डेल्टा एस आपके पास नेगेटिव होगी, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, ओवरऑल पॉजिटिव, यानी ये वाली वैल्यू क्या आएगी, अब पॉजिटिव आएगी, तो ये वाली वैल्यू अगर पॉजिटिव है, ये वाली वैल्यू नेगेटिव है, एक नेगेटिव है, दूसरी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, एक वैल्यू पॉजिटिव है और दूसरी क्या है, नेगेटिव है। तो अगर आपको नेगेटिव वैल्यू को ज़्यादा करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर कम करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर डेल्टा जी नेगेटिव कब आएगा, जब आपके पास टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा, और डेल्टा जी पॉजिटिव आएगा तब आपके पास टेम्परेचर क्या होगा, ज़्यादा होगा। समझ में आ गई ये बात। आगे बात करते हैं ऊष्मागतिकी का तीसरा नियम। किसी भी शुद्ध क्रिस्टलीय पदार्थ के लिए एंट्रोपी 0 केल्विन ताप पर क्या होती है, शून्य होती है, क्योंकि उसके जो एलिमेंट, जो उसके अंदर जो कण होते हैं किसी भी पदार्थ में, वो गतिशील नहीं होते हैं, ठीक है। आगे है 2Cl गैस से आपने Cl2 गैस बनाई, तो डेल्टा एच और डेल्टा एस की वैल्यू आपको बतानी है। तो देखिए एक ही फॉर्मूला आपको याद रखना है, डेल्टा एच नेगेटिव कब होता है और डेल्टा एस नेगेटिव कब होता है। अब जब नेगेटिव इन फॉर्म में होता है तो पॉजिटिव इसकी जस्ट उल्टी फॉर्म में हो जाएगा। बंद बनाने पर ऊर्जा बाहर निकलती है, बंद बनाने पर ऊर्जा क्या होती है, बाहर निकलती है। इसके लिए डेल्टा एच भी नेगेटिव और डेल्टा एस भी नेगेटिव है, बंद बनाने पे ऊर्जा बाहर निकलती है, क्योंकि क्लोरीन क्लोरीन के मध्य बॉन्ड बना तभी तो Cl2 बना, तो बॉन्ड फॉर्मेशन पे ऊर्जा बाहर निकलती है, इसलिए डेल्टा एच क्या हो गया, नेगेटिव। और अधिक अणुओं से कम अणु बनते हैं, पहले क्लोरीन 2 थी, अब एक ही Cl2 बन गया, तो अधिक अणुओं से कम अणु बनते हैं, तब डेल्टा एस क्या होती है, नेगेटिव होती है। आगे है हेबर प्रक्रम में रबर को खींचने पर H2O का लिक्विड से सॉलिड होने पर डेल्टा एस नेगेटिव होती है, जबकि PCl5 के विघटन, नमक को जल में घोलने पर, अंडे को उबालने पर डेल्टा एस क्या होती है, पॉजिटिव होती है। एक चीज़ याद रखना, आपसे एंट्रोपी पूछा जाए तो डेल्टा एस सॉलिड, फिर लिक्विड और फिर गैसियस,
तो गैस की एंट्रोपी सबसे ज़्यादा होती है, लिक्विड की उससे कम और सॉलिड की उससे कम होती है। ध्यान रखना, यानी अव्यवस्था की माप है वो बढ़ती जाती है। गैस में अव्यवस्था ज़्यादा होती है, लिक्विड में उससे कम होती है, सॉलिड में सबसे कम अव्यवस्था होती है। तो एंट्रोपी सबसे ज़्यादा किसकी होगी? गैस की होगी। सबसे कम किसकी होगी? सॉलिड की होगी। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद दोस्तों।